करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। बंगाल में हिंसा जारी, किसकी जिम्मेदारी? क्योंकि लगातार हिंसा की खबरें आना और इतना बड़ा हत्याकांड होना, इसको लेकर लगातार सियासत भी जारी है। इस महत्वपूर्ण खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर निखिल प्रसून है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा मोहम्मद एहतशामुल हक है, नेता तृणमूल कांग्रेस पार्टी के। प्रफुल्ल केतकर जी है, एडिटर ऑर्गेनाइजर और वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। एहतशामुल हक साहब, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि 15 वर्षों में बंगाल का रक्त रंजित इतिहास जो टीएमसी ने हासिल किया था लेफ्ट पार्टीज का, जिसे बदलने की आपने बात की थी, वो बदला नहीं। अभी भी एक तरीके से वो स्थिति चल रही है। इस हत्याकांड में भी टीएमसी को लेकर सीधे सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। देखिए, ये बहुत बड़ी दुख की घटना है। जिस हिसाब से कल की घटना रात की है, शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे चंद्रनाथ, जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा आपके चैनल दूरदर्शन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं जी। और मजम्मत करता हूं। और इसमें मैं डिमांड करता हूं कि इसकी जांच जो है सीबीआई के द्वारा हो, ताकि अगर इसमें कोई भी आदमी इसमें मुलव्वस हो तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना, सॉरी, इतनी बड़ी घटना जो घटाई गई है या जिसके द्वारा, तो उसको कड़ी से कड़ी समझ लीजिए सजा मिलनी चाहिए। ऐसे खासकर जिस आपका जिसने भी काम किया होगा, तो हम अपने ओर से और अपनी पार्टी की ओर से कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं। लेकिन बीजेपी संदेह तो टीएमसी पे उठा रही है। संदेह कर रहे हैं आप पे? देखिए जी। सिंह साहब जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संदेह की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसा कि मालूम है, जब से हमारे यहाँ ऑलरेडी इलेक्शन की जिस टाइम से घोषणा हुई, तब से आचार संहिता लागू है। हमारे हाथों में किसी चीज नहीं है। और अभी जिस हिसाब से जनता ने मैंडेट दिया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी इसकी जो भी कुछ हुआ है, तो ये चुनाव आयोग के हाथों में अभी हमारा पूरा प्रशासन है, पूरा समझ लीजिए सरकारी चीज उनके हाथों में है। तो ये सारी चीज की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए और डेप्थ तक जानी चाहिए। नहीं, वो आरोप ये लगा रहे हैं सर, आरोप ये लगा रहे हैं कि साजिश की गई। ठीक है, वो जांच का विषय है, लेकिन टीएमसी के द्वारा साजिश करके इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो ये कह रहे हैं। जी, वही प्रताप जी, तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि इसका उच्च स्तरीय जांच सीबीआई के द्वारा हम कहने मांग रहे हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ठीक है निखिल जी, ठीक है निखिल जी, सवाल ये भी है कि जांच से पहले आप टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनके ऊपर शक कर रहे हैं। उसके पीछे बड़ी वजह क्या है? मतलब किस मायने पे? मतलब अभी तो जांच होना बाकी है इस बात को लेकर। देखिए, एक पूर्व वायु सैनिक की इस नृशंसतम हत्या से समूचा पश्चिम बंगाल ही नहीं, समूचा भारतवर्ष आहत है। वो शुभेंदु अधिकारी जी के काफी करीबी थे, उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे। और चुनावोपरांत जब भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने जा रहा है और पश्चिम बंगाल में एक नई तरह की राजनीतिक संस्कृति का एक तरह से उद्भव होने जा रहा है, सूत्रपात होने जा रहा है, वैसे समय में इस नृशंसतम हत्या की जितनी निंदा की जाए कम है जी। यह सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक की तरह है। किसी पर इल्जाम लगाने की बात नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से पिछले 1.5 दशक में जिस तरह से जो राजनीतिक हिंसा प्रतिहिंसा को एक तरह से यहाँ की जो एक राजनीतिक जो संस्कृति है, उसके मूल आधार के रूप में स्थापित कर दिया गया, और समाज में जिस तरह से धमकी, हिंसा, आतंक और बमबाजी इत्यादि जो है सो सामान्य जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में जिस तरह एक प्रतिफलित हो गया पिछले 1.5 दशकों में, यह उसी की परिणति है। अब देखना यह है कि कुछ ऐसे इसमें साजिश का जो है उसका खुलासा होना चाहिए। जो लोग इस घटना में शामिल हैं, वो अन्वेषण करके दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और कड़ा दंड मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जब वित्त पोषित और सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा पोषित जो अपराधी हैं, वो जिनके द्वारा पोषित होते उनके भी चंगुल से, उनके भी कंट्रोल से की परिधि से निकल जाते हैं और उसके बाद वो
खुलेआम नृशंसतम हत्याएं व इस तरह की हिंसा की वारदातों को अंजाम देते ठीक है हैं। प्रफुल्ल जी। तो अब तृणमूल ने जैसा जी। एक शासन दिया, हाँ उसकी वजह से एक ऐसा माहौल बना जिसमें कि चुनावोपरांत हिंसा जो है, जी। जहां की जीवन की एक तरह से ठीक है, परिणति बन पोस्ट चुकी पोल है। वायलेंस को लेकर लगातार 2021 में भी सवाल उठे, तो इस बार के चुनाव में भी ये मुद्दा लगातार बनता रहा था। प्रफुल्ल जी, बंगाल में हिंसा जारी, किसकी जिम्मेदारी, मतलब ये जिम्मेदार कौन है इस इतने बड़े हत्याकांड को लेकर? प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं बदला नहीं बदलाव की बात करते हैं, लेकिन स्थितियां कमोवेश वही नजर आ रही हैं, पोस्ट पोल वायलेंस दिखाई पड़ रहा है। प्रफुल्ल जी। आर्येंद्र, आपको पता है पिछली बार भी प्री और पोस्ट इलेक्शन हिंसा को मैंने वहां पे ग्राउंड पर कवर किया था। कल रात को ये घटना होने के बाद भी मैंने बात की, तो पहली रिएक्शन वहां से जो लोगों की मिली वो यही चीज, देखिए हारने के बाद ये स्थिति है, जीत जाते तो क्या होता। ये दिखाता है, मैं राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के नाम पर बंगाल में जिस तरीके की राजनीतिक संस्कृति पनपी, पहले मुस्लिम लीग के द्वारा, फिर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, फिर टीएमसी के द्वारा, और उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से जो जस्टिफाई किया गया कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, आरजी कार हुआ है तो क्या हुआ, विक्टिम के घर पर ही हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, संदेश खाली में तो कुछ हुआ ही नहीं, पिछली बार कहाँ कुछ महिलाओं के साथ हुआ था। जब लोगों को यह लगने लगता है कि कुछ नहीं होगा, और उसके बाद जब बंगाल की मुख्यमंत्री 15 साल रही, संविधान के नाम पर बार बार ये देते हैं और फिर कहती है कि मैं तो जीत गई हूं, मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी, तो भाई आप कुछ तो जिम्मेदारी लोगे कि क्या हुआ, किस लिए हुआ। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक संस्कृति हिंसा की उसके लिए जिम्मेदार है, और सामान्यतः कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट विचारों के आधार पर जहां जहां पे शासन रहा वहां पे ऐसी संस्कृति पनपी है। इलीगल माइग्रेशन, इलीगल जिस तरीके की एक्टिविटीज वो आप अलग अलग नामों से वहां पे चलता है, चाहे कटमनी के नाम पर या अलग अलग नामों से, लेकिन मालदा में क्या हुआ, आज पहले कालियाचक में क्या हुआ था, ये हमने सबने देखा है। तो एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को जिस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था, टीएमसी को लोगों ने चुना ही इसीलिए था कि कम्युनिस्ट पार्टी के इस तरीके के, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तो ऑन फ्लोर कहा था कि 28,000 राजनीतिक हिंसाएं कम्युनिस्ट शासन में हुई है जी, ये एक तरीके से एक्सेप्टेंस था। ममता बनर्जी उसके विरोध में लड़ने वाला चेहरे के रूप में बंगाल में उभरी थी। दुर्भाग्य से उन्हीं क्रिमिनल एलिमेंट्स पर निर्भर रहकर उन्होंने 15 साल शासन चलाने का प्रयास किया। मुझे लगता है इस संस्कृति से निजात पाना बंगाल के लिए बड़ा वक्त की जरूरत, सुरक्षा की आवश्यकता है। बिल्कुल। एहतशामुल हक साहब, सवाल यही है कि राजनीति से इतर सत्ता में बने रहने के लिए क्या इस प्रकार के अपराध की व्यवस्था को इंस्टीट्यूशनलाइज करना ये अपने आप में भारी पड़ रहा है बंगाल पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि आज भी वही इतिहास दिखाई पड़ रहा। 15 साल बहुत होते हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, सुधारने के लिए, वो दीदी ने शायद नहीं किया। देखिए, दीदी ने इतना कंट्रोल किए हैं, मैं बता नहीं सकता हूं, इतने समझ लिए पश्चिम बंगाल को, लेकिन क्या है यहाँ पे राजनीतिकरण का बहुत बड़ा बू आ रहा है, और जिस हिसाब से बात किया जा रहा है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दूरदर्शन जो समझ लिए पूरा देश देखता है, मैं एक समझ लिए प्रतिनिधित्व होकर करके मैं बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इसमें जिस तरह ये जो कल की घटना जो हुई, चंद्रनाथ की जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको जिस हिसाब से गोलियों से भून दिया जिस हिसाब से, तो मैं तो कड़ी निंदा मजम्मत करते हुए मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि इसमें जो भी किस्म के लोग हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नहीं हक साहब, ठीक है, वो जांच का विषय है, वो बात आगे होगी। बात सवाल ये हो रहा है कि 15 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन का एक लंबा वक्त था, 1.5 दशक, वो अपने आप में सुधारने में दीदी कहीं नाकाम रही। सवाल वो उठ रहा है जी, जिस हिसाब से हमारे प्रफुल्ल जी ये बात कर रहे थे कि भाई किसी जमाने में 34 साल कार्यकाल में कई सारी माने लाखों लाख की संख्या में हत्याएं हुई है, तो उस बीच में हमारे यहाँ बहुत कमी हुई है, हमारी सरकार आने के बाद बहुत कमी हुई है, लेकिन पता नहीं पश्चिम बंगाल में लोगों के अंदर क्या है। और देखिए, जनता जनादेश, किसी को देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा समझ लिए जनता जनार्दन होता है जी, उसमें हर किसी को एक्सेप्ट करना होगा। अभी हमारे जिस हिसाब से बोल रहे थे प्रफुल्ल साहब
कि दीदी इस्तीफा नहीं दी। अरे बाबा, दीदी इस्तीफा नहीं दी और दीदी इस्तीफा नहीं दिए तो इससे लेना देना का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, ये तो एक हठधर्मिता की बात भी हो गई ना कि मतलब अगर आप नैतिकता पे जाएं तो क्यों नहीं इस्तीफा देंगे, क्योंकि एक परंपरा है, संवैधानिक व्यवस्था है, इस्तीफा देना चाहिए था, आपको जनादेश स्वीकार करना चाहिए। आप जो बात को कह रहे हैं प्रताप जी, वहां पर जो हमारी दीदी ने कहा, देवन से कह रहे हैं 4 तारीख से कि मैं हारी नहीं हूं। ठीक है सर, ये ठीक है, आप टीएमसी ये भी कह रही है इसको लेके वो कोर्ट जाएगी तो सर अब आगे कोर्ट में भी इसका फैसला हो जाएगा, जनता की अदालत में तो फैसला हुआ ही है। निखिल जी, दीदी हारी नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये निखिल जी, सवाल ये भी है कि अगर इस प्रकार की बंगाल में व्यवस्था हिंसा को लेकर बन गई है, समाज के अंदर इस प्रकार तक अंदर वो घुस गई है, कैसे आप बदलेंगे, परिवर्तन लाएंगे कैसे इस प्रकार की हिंसा से? बीजेपी को भले इतना मैंडेट मिला है। देखिए, इतने सालों के इतिहास में यहाँ की जो हिंसा की राजनीति आप देखिएगा, बंगाल की संस्कृति तो सनातन युक्त रही है। सनातन का आविर्भाव यहाँ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो जिस तरह से नक्सल पंथी आंदोलन चला और उसके बाद वामपंथ का आंदोलन चला, जिसमें कि भूमि दखल इत्यादि के माध्यम से पूरे ग्रामीण पृष्ठभूमि को रक्त रंजित किया गया। उसके बाद कांग्रेस और तृणमूल ने उसको एक अलग जगह ये इतिहास है। आप कैसे भविष्य बदलने के बाद वो है हम जो है हम इस तरह बदलाव की तो शुरुआत हो गई है। पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जहां की हिंसा बहुत ही निम्न स्तर पर हुए, कम स्तर पर हुई है, मिनिमल स्तर पर हुई है। और इसी से एक नए राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव होगा, मेरा ऐसा मानना है। अभी हमारी सरकार का गठन होगा, 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस, जीरो टॉलरेंस टू इंटिमिडेशन, आतंक और हिंसा के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं होगा। परस्पर साहचर्य के साथ हम लोग चलेंगे और जो भी हिंसा प्रतिहिंसा में शामिल होगा उसे कड़ा दंड दिया जाएगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश और बाकी जो हमारे द्वारा शासित राज्य हैं उसमें सबने देखा है। और हम पूरे बंगाल की जनता को यह आश्वासन देते हैं कि यहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान होगा नहीं होगा और जितने असामाजिक तत्व हैं उन्हें हम लोग जेल के सीजों के पीछे भेजेंगे। सवाल ये है कि आज जब बंगाल में तमाम लोगों से, आम लोगों से बात हो रही है तो मीडिया रिपोर्ट्स लगातार आम लोगों की फीडबैक ये आ रहा है कि साहब यूपी जैसा मॉडल अब चाहिए, जिस प्रकार के हालात बंगाल में हैं। आपको लगता है ये परिवर्तन होगा और होगा तो कितना वक्त लगेगा इस प्रकार की हिंसा मुक्त बंगाल के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए गवर्नेंस का चैलेंज तो होगा, क्योंकि वहां पे क्रिमिनलाइजेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टेट मशीनरी ये इतना व्यापक प्रमाण में हुआ है। मतलब कम से कम 11 वीडियोस ऐसे हैं पूरे चुनाव प्रचार में जहां पे फराद हकीम हो, अलग अलग टीएमसी के नेता हो, वो 4 मई के बाद देख लेंगे, 4 मई के बाद देख लेंगे, या मंच से बोल रहा है। शाहजहां जब संदेश खाली की केस रजिस्टर हुई, शाहजहां को पकड़ने गई थी, तो एक तरीके से उसको बचाने के लिए स्टेट के द्वारा सब तरीके के प्रयास हुए, वहां के लोकल लोगों के द्वारा भी, उसके अपने लोग थे जो भी था, लेकिन हुए। इतना ही नहीं, खास करके चंद्रनाथ के केस में एक महत्वपूर्ण वीडियो जो स्वयं तथाकथित एक धमकी स्वयं अभिषेक बैनर्जी दे रहे हैं, वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है 4 मई के बाद कौन बाप आता है दिल्ली से बचाने के लिए, देख लेते हैं। ऐसी भाषा का जहां पे प्रयोग हो रहा हो वहां पे गुंडों का मनोबल कैसा रहेगा? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि और क्या होता है कि एक दिन में तो पूरा मशीनरी और उसकी मानसिकता नहीं बदलती है क्योंकि जहां पे पुलिस मशीनरी, टीचर्स के अपॉइंटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सारा सेटअप, इसका पॉलिटिसाइजेशन हो, यूनियनिज्म वहां पे भी पहुंच गया हो, पुलिस मशीनरी में भी पहुंच गया हो, सेक्रेटरिएट में भी पहुंच गया हो, वहां पे शासन बदलने के बाद, इसलिए मुझे लगता है कि ये चैलेंज तो रहेगा। वो यूपी मॉडल रहेगा या बंगाल को अपना मॉडल खुद का बनाना पड़ेगा, लेकिन स्थानिक स्तर पर जहां पे भी ये नो गो जोन्स है, जहां पे पुलिस को भी एंटर करना मुश्किल होता है, उनको मुक्त कराना ये बंगाल बड़ा एक चैलेंज कम से कम रहेगा। लेकिन कम से कम उस परिवर्तन के लिए बड़ा मैंडेट तो जनता ने दिया है।